चैप्टर 41 रूह की नर्क जैसी जिंदगी। अरु की बात सुनते ही रूह का चेहरा किसी टमाटर जैसे लाल होता है और उसके माथे पर पसीना भी आने लगता है और रूह हकलाते हुए कहती है, अरु वो मैं। रूह को ऐसे इतना डरा हुआ देखकर अरु उसे अपने सीने से लगा लेता है और रूह भी खुद को अरु की बाहों में छिपा लेती है। अरु रूह के बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, रिलैक्स बच्चे, मेरा इंटेंशन आपको डराना या अनकंफर्टेबल फील कराना नहीं था, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा था ना, आप मुझसे डर क्यों रहे हो बेटा। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर मेरी जगह आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ तो वो सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछेगा जो मैंने पूछे हैं। जब आप मुझे सही सही बताओगे तभी तो हम आपके पेन का कुछ कर पाएंगे ना, और आप मुझे सब कुछ बता सकते हो राइट, बिना कुछ छुपाए। बेबी मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो मेरा ये सब कुछ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आप चाहते हो कि कोई दूसरा आपको ये सब पूछे, आप कंफर्टेबल होगे उनके साथ? अगर हाँ तो कोई बात नहीं, मैं ऋषि या फिर नेहा लेडी डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट से बात कर लेता हूँ, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। तभी रूह अरु की तरफ देख उससे कहती है, नो मुझे नहीं करनी उनके साथ बात, आप ही पूछो, मैं बताऊंगी सच सच आपको बाबाजी प्रॉमिस। रूह की बात सुन के अरु उसके माथे पर किस करता है और उससे कहता है, वेरी गुड मेरी जान, ये हुई ना बात, तो अभी बताइए जो मैंने आपसे पूछा कि आपको पेन या जलन होती है वहाँ जब आप बाथरूम जाते हो। रूह अरु की तरफ देखते हुए उससे कहती है, हाँ अरु बहुत ज़्यादा पेन होता है मुझे। ये सुनते ही अरु के दिल की धड़कन बढ़ने लगती है और वो रूह की तरफ देख उससे पूछता है, बेबी आपके पीरियड्स रेगुलर टाइम टू टाइम आते हैं और ब्लड फ्लो कैसा रहता है, नॉर्मल, मीडियम या फिर हैवी? पीरियड्स वाली बात सुनकर ही रूह की सांसें अटक सी जाती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर अरु भी थोड़ा घबरा सा जाता है। रूह अरु की तरफ देखती है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी रूह अरु को बताती है, नहीं अरु मुझे हमेशा से ही इनरेगुलर पीरियड्स होते हैं और कभी कभी तो एक महीने में 2 बार भी आते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी लीकिंग होती है जो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। पीरियड्स के टाइम मुझे टमी में बहुत पेन होता है और ऐसे लगता है कि जैसे उसके वजह से मेरी जान निकल जाएगी। मुझसे तो ठीक से खड़ा भी नहीं रहा जाता और उस पे चक्कर, उल्टियाँ, बॉडी पेन। और रूह वही रुक जाती है और नीचे देखती है, जिससे अरु उसके बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, और क्या बच्चे, देखो आपको जो भी तकलीफ होती है उसके बारे में आप मुझे सब बता सकते हो बिना कुछ छुपाए। तो अभी आप मुझे बताओ कि और क्या होता है, आई नीड टू नो एवरीथिंग ना बेटा। रूह अरु की तरफ देख अपना सिर हिलाती है और उससे कहती है, अरु ड्यूरिंग पीरियड्स आई फील सो मच पेन इन माई ब्रेस्ट्स एंड प्राइवेट पार्ट। अगर तभी गलती से वहाँ मेरा हाथ भी लग गया तो बहुत पेन होता है। मुझे ना उस टाइम मम्मा की बहुत याद आती थी और ऐसे लगता था कि अगर मम्मा मेरे पास होती तो शायद वो मुझे इतनी तकलीफ में नहीं रहने देती। आपको पता है अरु, उन 7 दिनों में ना मेरे से ठीक से खड़े रहना भी नहीं होता और उस वक्त भी वो लोग मारपीट कर मुझसे सारे काम करवाते थे। कभी कभी तो मुझे इतनी तकलीफ होती थी जिसकी वजह से मुझे चक्कर आते थे और मैं बेहोश हो जाती थी, उस पर भी वो लोग मेरे ऊपर ठंडा पानी डालते थे और फिर मुझे मारते थे। मैं तो उनके लिए जैसे उनके टाइम पास का कोई खिलौना थी, जब उनका जी चाहा तब मेरे से खेलते थे। इतनी हैवी लीकिंग होने के बाद भी मुझे घंटों घंटों तक खड़ा रखते थे। मुझे मेरे प्राइवेट पार्ट में बहुत पेन होता था, टमी पेन करता था, पर मेरे पास कोई भी नहीं था जिसे मैं ये सब बताती। मेरे लिए वो 7 दिन किसी नर्क से कम नहीं थे और ना ही होते हैं। इतना कहकर रूह रोने लगती है और रूह की बातें सुनने के बाद अरु भी जैसे अंदर से कांप जाता है कि उनकी ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बात थी और रूह को उसके सबसे नाजुक समय पर इतना कुछ झेलते देख शायद अरु के अंदर का इंसान भी तड़प रहा होता है। अरु रूह को जोर से गले लगाता है और अपने मन में सोचने लगता है, ब्लडी शीट, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि मेरा बेबी इतना सब कुछ सह सकता है, वो भी तब जब वो उसके लिए सबसे सेंसिटिव टाइम होता है। दिस इज़ नॉट गुड। एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये बिना देखे बता सकता हूँ कि प्रॉब्लम प्रिंसेस के पेट में नहीं है, प्रॉब्लम तो, ओह माय गॉड, अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो सच हुआ तो। नहीं नहीं प्लीज़ बाबाजी, इतनी तकलीफ ये बच्ची और बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अरु रूह की तरफ देखता है जो उससे चिपक कर किसी बच्चे की तरह रो रही होती है और उसे यूं रोता देख अरु का दिल भी टूटता है। अरु रूह के बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, शांत मेरा बेबी, देखो अभी आपके पास मैं हूँ, आपकी मम्मा है, सब है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। और रही बात आपके पेन की तो आप परेशान नहीं होना, मैं हूं ना। आई विल टेक केयर ऑफ यूवर पेन। अभी रोना नहीं, देखो कल ही आपको फीवर था ना, और अगर आप फिर से रोए तो वो वापस हो जाएगा ना, फिर आपको बाहर नहीं जाने को मिलेगा, बट मेरे बेटे को जाना है ना। रूह क्यूटली अपना सिर हिलाती है और अरु उसके आंसू पोंछते हुए उससे कहता है, तो अभी रोना नहीं, तो चलो मैं आपकी हेल्प कर दूँ फ्रेश होने में, फिर आप बात ले लेना। रूह अरु की गर्दन के चारों तरफ अपने दोनों हाथ लपेट देती है और उसका जवाब जानते हुए अरु उसे अपनी बाहों में उठाता है और बाथरूम में चला जाता है। अंदर अरु रूह को थोड़ी हेल्प करता है, जैसे रूह के ब्रश करने के बाद उसका फेस क्लीन करना, और साथ में रूह के नहाने के लिए अरु बाथटब भी गर्म पानी से भर देता है और उसमें रूह का फेवरेट स्ट्रॉबेरी वाला बॉडी वॉश और बॉडी इसेंशियल ऑयल भी डालता है।
तभी अरू रो की तरफ आता है जो अभी बाथरूम स्लैब पर बैठे हुए अपने दोनों पैरों को हिला रही होती है। अरू जब वहां आता है और उसे देखता है तब वो रूह के दोनों पैरों के बीच आकर खड़ा होता है और अपने दोनों हाथ रूह के थिग्स पर रखते हुए उससे कहता है, क्यों ऐसे पैर हिला रहे हो आप बेबी, अगर गलती से आपके पैरों में लग गई तो क्या करोगे। हाँ। रूह अरू को अपनी पपी डॉग वाली शक्ल दिखाते हुए अपना वर्ल्ड फेमस पाउट बनाती है और उसका क्यूट सा पाउट देख अरू उसके लिप्स पर किस करता है और उससे कहता है, मेरा छोटू शैतान, अभी चलो मैंने आपके नहाने के लिए बाथटब रेडी कर दिया है, आप जल्दी जल्दी नहा के आ जाओ और फिर आपको साक्षी आंटी को वो साड़ी भी तो देनी है ना जो आपने उनके लिए लाई है। अभी तक उन्हें इस बारे में नहीं पता तो हम उन्हें सरप्राइज देंगे, ओके बेबी। रूह अरू की बात सुन के खुश होती है और अरू के गले में अपने दोनों हाथों को डालकर उससे चिपक जाती है और अरू भी बहुत संभाल कर उसे नीचे उतारता है और उससे पूछता है, बच्चे आपको अच्छा लगता है ऐसे बंदर की तरह मुझसे चिपकना। रूह अरू को एक बड़ी सी स्माइल के साथ हाँ में जवाब देती है। तभी अरू उससे कहता है, मुझे ये सब ना बहुत इरिटेट लगता है। अरू की बात सुन रूह उसके तरफ देखती है और धीरे से उससे दूर जाती है। तभी अरू रूह के कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपने इतने करीब खींचता है जिससे रूह की पूरी बॉडी अरू से टच होती है। डॉट डॉट तभी अरू उसकी छोटी सी नाक से अपनी नाक रब करते हुए उससे कहता है, हाँ मैं सच में इरिटेट होता हूँ बट जब वो सभी हरकतें आप करते हो तो आपसे इरिटेट होने के बजाय मुझे आपके ऊपर बहुत बहुत सारा प्यार आता है और ऐसे लगता है कि मेरे इस छोटे से बेबी को मैं हमेशा अपनी बाहों में छिपाकर अपने सीने से लगा कर रखूँ। आपने सच में इस अच्छे खासे डॉक्टर को अपना पेशेंट बना दिया जो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। तभी रो बहुत प्यारी सी आवाज़ में अरू से कहती है, अरू मुझे नहाना है, अभी आप बाहर जाओ ना। इस पर अरू रो की टांग खींचते हुए उससे कहता है, अरे आपको नहाना है तो नहाओ ना, मैंने थोड़ी मना किया है आपको। मैं तो यही रहूंगा, मुझे नहीं जाना बाहर, और वैसे भी आज नहीं तो कल मैं आपको वैसे भी देखूंगा तो आज क्यों नहीं। इतना कहकर अरू अपनी एक भौं ऊपर की तरफ उठाता है और रो की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो बिना वक्त गवाए अपने छोटे छोटे हाथों से अरू को दरवाजे की तरफ धकेलने लगती है और उससे कहती है, जाओ आप बाहर, मुझे जल्दी से नहाना है। तभी अरू हंसते हुए रूह से कहता है, हाँ बाबा जा रहा हूँ, आप अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो बेबी, आपसे नहीं होगा। देखो आप मुझे अपनी जगह से 1 इंच भी हिला नहीं पाए। आप इतने छोटे से हो और मैं इतना हैवी और मस्क्यूलर, आप थक जाओगे, मेरी जान मत करो। अरू की बात सुन रूह उसको ढकेलना बंद कर देती है और क्यूटली हाँफने लगती है जिसे देख अरू तुरंत रूह की बैक रब करता है और उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, मैंने बोला था ना आपको कि आप थक जाओगे, देखो अभी कैसे हाँफ रहे हो आप परी। मैं तो बस मस्ती कर रहा था आपके साथ बेटा और आपने वो सीरियसली ले लिया। डॉट डॉट मैंने बोला था ना आपसे कि जब तक आप मुझे खुद अपनी पूरी रजामंदी से परमिशन नहीं दोगे तब तक मैं वैसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे आप अनकंफर्टेबल फील करो। मेरे लिए आप सबसे पहले मेरे छोटू बेबी, मेरे बच्चे हो, और जैसे कोई भी पेरेंट्स सबसे पहले अपने बच्चे के कंफर्ट का ध्यान रखते हैं, वो ये देखते हैं कि उनका बच्चा ठीक है या नहीं ठीक, वैसे ही मेरी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं ये देखूं कि मेरा बच्चा भी ठीक है या नहीं। डॉट डॉट उसे कोई चीज़ परेशान तो नहीं कर रही है ना। आपको मैं जान ऐसे ही नहीं बुलाता ना, आप में मेरी जान बसती है और अपनी जान को मैं कभी किसी तकलीफ में नहीं देख सकता। बच्चा हो आप मेरा और अरहान मल्होत्रा अपने इस बच्चे के लिए पूरी दुनिया को आग भी लगा सकता है, समझे आप। अरू की बात सुनकर रूह के आंखों में तो पानी आता है बट उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो, एक अलग ही खुशी और उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान होती है। रूह अरू की तरफ देख उससे कहती है, मैं आपको सच बताऊं तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि कोई मुझे इतना प्यार करने वाला भी मिलेगा। डॉट डॉट जैसा वो लोग मेरे साथ बिहेव करते थे ना, उस पर से मुझे लगता था कि एक दिन पैसों के लिए वो लोग मुझे किसी बुरे इंसान को ना दे दे। पर देखो बाबाजी ने ऐसा नहीं होने दिया और आपको मेरी लाइफ में भेज दिया। आप ना मेरी लाइफ में अब तक का सबसे खूबसूरत गिफ्ट हो जो बाबाजी ने मुझे दिया, और जितना प्यार आप मुझसे करते हो ना उसके लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूँ तो कम होगा। रूह की बात सुनते ही अरू की सांसें अटक जाती है और वो रूह को अपने गले से लगा लेता है। कुछ मिनट तक वो दोनों ऐसे ही रहते हैं बिना कुछ बोले एक दूसरे की बाहों में, और फिर अरू रूह को खुद से थोड़ा अलग करता है और उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगता है। जब अरू रूह की तरफ देखता है तब रूह को उसकी आंखों में एक बहुत ही अजीब सा डर दिखता है जो शायद उसने आज तक अरू की आंखों में नहीं देखा था। तभी अरू रूह के दोनों गालों को अपने हाथ में लेते हुए उससे कहता है, कभी भी ऐसे मरने की बात नहीं करना आप। आपने कभी सोचा है कि आपके ऐसी बातों से मुझे कितनी तकलीफ होती है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसके लिए जीऊँगा, क्योंकि मैं नहीं रह सकता आपके बिना। तो प्लीज़ मेरी जान प्रॉमिस करिए मुझसे कि आप फिर से कभी भी ऐसी बेहुदा बात अपनी जुबान पर नहीं लाओगे, और अगर आपने फिर से ऐसा कुछ कहा ना तो मैंने आपको एक थप्पड़ लगाना है। बच्चे हो आप मेरे, तो मेरा इतना हक तो बनता है कि जब मेरा बच्चा कोई गलत बात करे तो मैं उसे सज़ा भी दूँ। तभी रूह उसकी तरफ देख अपनी सैद सी शक्ल बनाती है और उससे पूछती है, आप मारोगे मुझे। इस पर अरू रूह के नाक पर किस करते हुए उससे कहता है, अगर आपने फिर से ऐसी मरने की बात की तो हाँ, वरना मैं कभी भी आपके ऊपर हाथ उठाने की अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोच सकता बेटा। अच्छा अभी आप जाओ नहा लो, या फिर मैं नहला दूँ आपको। हम
इतना कहकर अरु रो के होंठों पर एक हल्की सी किस करता है और रो उसकी तरफ देख उससे कहती है, अरु आप क्यों चिढ़ा रहे हो मुझे, जाओ ना। रो की प्यारी सी शक्ल देख अरु लास्ट टाइम उसके माथे पर किस करता है और उससे कहता है, ओके बच्चे, बस धीरे, हाँ कोई जल्दी नहीं है, कल के हाई फीवर की वजह से अभी भी वीकनेस होगी आपको तो आराम से करना। अगर आपको ठीक ना लगे या फिर चक्कर आए तो आप मुझे बुला लेना, मैं रूम में ही हूँ और दरवाज़ा बंद नहीं करना, ठीक है। डॉक्टर अरहान के लेक्चरर्स को सुनकर रोहा में अपना सिर हिलाती है और अरु बाहर की तरफ चला जाता है और इधर रो अपना बाथ लेने में बिजी हो जाती है। 20-25 मिनट बाद रोह बाथ लेकर रूम से बाहर आती है और देखती है कि अरु अपने फ़ोन में कुछ ही मेल्स पढ़ रहा होता है और तभी अरु को रो की आहट महसूस होती है, जिसकी वजह से वो फ़ोन से अपनी नज़रें उठाकर बाथरूम के तरफ देखता है जहाँ रो खड़ी होती है। रो ने सिर्फ बाथरोब पहना हुआ था, उसने बाथरोब के अंदर अपने इनर्स भी नहीं पहने थे, जिसकी वजह से रो की दूध जैसी गोरी टांगें साफ साफ दिख रही थी। उसके चेहरे पर और पैरों पर अभी भी पानी था, जिसकी वजह से उसकी वाइट बॉडी शाइन कर रही थी। रो के बाल भी पूरी तरह से गिले थे और उनसे भी पानी टपक रहा था, पर जब अरु ने उसके गिले बालों की तरफ देखा उसने अपना फ़ोन वही बेड पर छोड़ दिया और कबर्ड से एक सूखा टॉवल लिया और वो रो की तरफ आया। रो बस अरु को ही देखे जा रही थी, तभी अरु रो को अपने साथ ड्रेसिंग टेबल के पास लेकर जाता है और उसे एक चेयर पर बिठाता है। अरु पहले तो उस सूखे टॉवल से रो का फेस साफ करता है और फिर धीरे धीरे उसके लंबे और गिले बालों को पोंछते हुए उससे कहता है, परी क्या है ये बच्चे, इतने गिले बाल हैं आपके, ऐसे तो सर्दी हो जाएगी ना आपको अगर आपने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिए तो। तभी रो अरु के तरफ देखते हुए उससे कहती है, पर मैं तो अपने बाल ऐसे ही रखती हूँ गिले, मैं इन्हें वाइप नहीं करती, ये बहुत लंबे हैं ना तो मेरे हाथों में पेन होने लगता है। इस पर अरु रो के बालों को अच्छी तरह से सुखाते हुए कहता है, बेटा ऐसे नहीं रखना, इट्स नॉट गुड फॉर यूवर हेल्थ। ज़्यादा देर बाल गिले रहे तो आपको सिरदर्द के साथ साथ सर्दी और जुकाम भी हो सकता है। अच्छा आप इन्हें नहीं पोंछते तो कौन करता है ये सब। इस पर रो अरु को बताती है, वहाँ पर थी तो कोई नहीं करता था, पर यहाँ ना जब भी मैं नहा के बाहर आती हूँ ना तो पापा मेरे गिले बालों को सुखा देते हैं और कभी कभी मेरी चोटी भी डाल देते हैं। कई बार भैयू ने भी मेरे बाल बनाए थे। मम्मा और भाभी तो हमेशा उन दोनों से लड़ाई करती है कि मेरे बाल कौन बनाएगा, बट पापा ना पहले ही रूम में मुझे चोटी पोनीटेल बना देते हैं। ही इज़ सो स्मार्ट ना अरु। अरु हंसते हुए रो से कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा स्मार्ट है अंकल। तभी अरु वो टॉवल को लॉन्ड्री बास्केट में डालता है और हेयर ड्रायर से रो के बालों को अच्छी तरह से सुखाता है और जब उसके बाल सूख जाते हैं तब वो उसके बालों पर किस करता है और उससे कहता है, बेबी आपके आज के लिए कपड़े मैंने निकाल कर रखे हैं, आप तब तक रेडी हो जाओ, मैं जल्दी से शॉवर लेकर आता हूँ ओके। रो अरु को हाँ में जवाब देती है और अरु भी एक दूसरा सूखा टॉवल लेकर बाथरूम चला जाता है। चैप्टर 42 हॉट एंड सेक्सी अरु रो और अरहान रोहान। इधर रो चेंजिंग रूम में अपने कपड़े पहनती है, पर बेचारी बच्ची से उसके कुर्ते की डोरी बांधनी नहीं होती, जिसकी वजह से वो सच में परेशान हो जाती है और ऊपर की तरफ देखते हुए अपना प्यारा सा पाउट बनाते हुए कहती है, बाबाजी ये तो मेरे से बंध ही नहीं रही है, क्या करूँ मैं, मम्मा या भाभी को बोलूँ, पर वो तो काम में बिजी होंगे ना तो फिर पापा और भैयू, बट वो भी अगर जिम में हुए तो। इतना कहते ही वो चेंजिंग रूम से रूम में आती है और उसके ड्रेसिंग टेबल के एक बड़े से आईने के आगे खड़ी होती है और उस ड्रेस को देखती है। रो ने बहुत ही खूबसूरत मस्टर्ड कलर का शरारा सूट पहना हुआ है जो अरु ने कल रो के लिए पसंद किया था और ये सूट रो के गोरे बदन के ऊपर बहुत ज़्यादा खिल रहा था। रो अभी भी अपने कुर्ते की डोरी बांधने में लगी हुई होती है, उतने में ही अरु बाथरूम में से बाहर आता है और रो को अपनी कुर्ते की डोरी के साथ फिर से मेहनत करते देखता है। अरु रो के पीछे आकर खड़ा होता है और अरु की ठंडी बॉडी जब रो के बॉडी से टच होती है तो उसके पेट में फिर से गुदगुदी होने लगती है और वो अपना एक हाथ अपने टमी पर रखती है। अरु रो की तरफ झुकते हुए उसकी कान में कहता है, लाओ मैं बांध देता हूँ बच्चे। इतना कहकर अरु रो की बैक की तरफ देखता है और फिर सबसे पहले उसके बैक पर वेट किसेस करता है और उसके बैक की स्किन को थोड़ा सक करता है, जिससे रो अपनी आंखें बंद कर लेती है। अरु अपनी एक नज़र सामने आईने पर डालता है और देखता है कि रो कैसे अपनी आंखें कसके बंद किए हुए खड़ी है। ये देख अरु मुस्कुराता है और एक बार फिर से उसकी बैक पर डिप किस करते हुए धीरे से उसके कुर्ते की डोरी बांध देता है। फिर अरु रो के हाथ जो रो के पेट पर था पर अपना हाथ रखते हुए उससे कहता है, हो गया बेबी, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हो। अरु की आवाज़ सुनते ही रो अपनी आंखें खोलती है और तभी अरु रो के पेट पर से रो का हाथ हटाता है और अपने हाथ से उसके पेट को रब करते हुए उससे पूछता है, वैसे आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं आपके साथ ऐसी कुछ नॉटी हरकतें करता हूँ तब आपके टमी में कुछ होता है। रो सिर्फ अपना सिर हिलाती है और उसे देख अरु उससे कहता है, क्या डू यू फील टिकल्स इन यूवर टमी बेबी। तभी रो अचानक से अरु की तरफ मुड़ती है, बट जैसे ही वो अरु को देखती है उसकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती है क्योंकि अरु सिर्फ टॉवल में होता है जो उसके कमर से लिपटा हुआ होता है। अरु की परफेक्ट मस्क्यूलर फिट बॉडी, उसके सिक्स पैक्स अब्स, उसका परफेक्टली क्लीन और ब्रॉड चेस्ट, उसके बाइसेप्स और उस पर उसकी उभरती हुई नसें वेन्स उसे मानो किसी ग्रीक गॉड का लुक दे रही थी। अरु की बॉडी पर अभी भी पानी की बूंदें थी जो सूरज की रोशनी की वजह से चमक रही थी और उस पर अरु का चेहरा और उसके शार्प फीचर्स जैसे चार चांद लगा रहे थे।
अरु की चॉकलेट ब्राउन आंखें किसी को भी उनमें डूबने के लिए मजबूर कर देती और अरु की वो हल्की हल्की सी परफेक्ट दाढ़ी उसके चेहरे की शान बढ़ा देती थी। शायद उसके इसी लुक की वजह से पूरे दुनिया की लड़कियां अरु के लिए पागल थी और उसे पाने के लिए तड़पती थी। रो बिना अपनी पलकें झपकाए अरु की हॉट एंड सेक्सी बॉडी के तरफ ही देख रही होती है। तभी अरु उसका ध्यान अपने तरफ खींचते हुए उससे कहता है, आप तो खुलेआम मुझे ऐसे ताड़ रही हो प्रिंसेस। वैसे ठीक ही है और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि मैं पूरा का पूरा आपका ही तो हूँ। उस पर ये मेरी बॉडी क्या चीज़ है। इट्स ऑल योर्स माय बेबी गर्ल, बट अभी के लिए मुझे जल्दी जल्दी रेडी होना है। और रही बात आपकी मेरे बॉडी को ताड़ने की तो डोंट वरी, आगे जब हम दोनों रूम में साथ होंगे ना तब मैं आपके आगे ऐसे ही घूमूंगा, फिर जितना चाहें उतना देखना, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। इसी के साथ अरु रो को अपनी एक नॉटी स्माइल देता है और उसे देख रो तो पहले अपना बच्चों जैसे मुंह बनाती है और फिर अपना चेहरा अरु ने सीने में छिपाती है। अरु भी रो को अपनी बाहों में ले लेता है और उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, मेरा शैतान बच्चा। अरु रो को अपनी गोद में उठाकर उसे बेड पर बिठाता है और उसके एक गाल पर किस करते हुए उससे कहता है, अभी आप यही बैठो, मैं जल्दी से मेरे कपड़े पहन लूँ फिर हम नीचे जाएंगे। इससे पहले कि अरु आगे अपनी बात पूरी करे रो बीच में उससे कहती है, हाँ अरु, मुझे ना भाभी से अपनी क्यूट सी हेयर स्टाइल भी बनवानी है, आप जल्दी करो। अरु सिर्फ अपना सिर हिलाते हुए कहता है, अज यू विश माई प्रिंसेस। इतना कहकर अरु एक बड़ी सी पेपर बैग उठाता है जो आरती ने भेजी थी और उसमें अरु के कपड़े, उसका परफ्यूम और उसकी ज़रूरत की सभी चीज़ें होती है और दूसरे बैग में अरु के लिए उसके फुटवेयर होते हैं। अरु उसके कपड़े की बैग उठाता है और चेंजिंग रूम में जाता है। इधर रो बोर होने लगती है, तभी उसकी नज़र अरु के बहुत ही एक्सपेंसिव आईफोन पर पड़ती है और वो उसे उठा लेती है। जैसे ही रो अरु का फ़ोन ऑन करती है सबसे पहले उसकी नज़र फ़ोन के लॉक स्क्रीन वॉलपेपर पर पड़ती है जिस पे रो की फ़ोटो होती है। ये फ़ोटो तब की होती है जब रो ने बहुत प्यारा सा वाइट कलर का फ्रॉक पहना था जो मुश्किल से उसके थिग्स तक था और उसने क्यूट सी शक्ल भी बनाई थी। अपनी उस तस्वीर को देखकर रो के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और तभी वो देखती है कि अरु के फ़ोन में लॉक है। ये देखते ही उसका चेहरा उतर जाता है और वो अपनी प्यारी सी शक्ल बनाते हुए कहती है, इसमें तो लॉक है, अगर मैंने गलत पासवर्ड डाल दिया तो ये सच में लॉक हो जाएगा। नहीं नहीं, इसमें अरु के काम की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं रहने देती हूँ। इतना कहकर रो अरु का फ़ोन वापस रखने ही वाली होती है तभी अरु रो के पास आता है और उसके हाथों से फ़ोन को लेते हुए उसके आगे अपने फ़ोन का पासवर्ड एंटर करके अपना फ़ोन अनलॉक करता है। तभी रो अरु की तरफ देख उससे पूछती है, ये रूहान कौन है अरु, मैं तो नहीं जानती इसे। इस पर अरु रो की नाक खींचते हुए उससे कहता है, जानते हो बेबी, आप बहुत अच्छे से जानते हो उनको। रूहान का मतलब है रूह और अरहान जो मिलकर बनता है रूहान। तो अभी आप समझे मेरी जान, ये है मेरे फ़ोन का पासवर्ड जो सिर्फ मुझे और आपको पता है, तो अभी आप कभी भी मेरा फ़ोन अनलॉक करके यूज़ कर सकते हो। बट एक बात ध्यान रखना बेटा, उसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट फाइलें हैं जो मेडिकल स्टफ नाम से सेव है वो गलती से भी ओपन नहीं करना, वो आपके लिए नहीं है हम। इस पर रूह अरु से हंसते हुए कहती है, आई प्रॉमिस मैं नहीं करूँगी। तभी अरु रो के माथे पर किस करता है और उसे अपना फ़ोन देते हुए कहता है, गुड गर्ल, अभी ये लो और आपको जो करना है करो, तब तक लेट मी गेटिंग रेडी ठीक से। इतना कहकर वो आईने के आगे खड़ा होता है और अपने काले घने बालों पर जेल अप्लाई करके उन्हें सेट करता है। लास्ट में वो अपने कपड़ों पर थोड़ा परफ्यूम स्प्रे करता है और साथ में रो का परफ्यूम जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बिल्कुल माइल्ड है वो लेकर रो की तरफ आता है और रो से कहता है, प्रिंसेस आप अपने हाथ ऊपर करो बेटा। जैसे अरु उससे कहता है वैसे रो ऊपर की तरफ अपने दोनों हाथ उठाती है और अरु रो के अंडरआर्म्स में और कुछ रो के ड्रेस पर भी वो परफ्यूम स्प्रे करता है। फिर अरु दूसरी बैग से अपनी फुटवेयर निकालता है जो एक ट्रेडिशनल फुटवेयर है, वो अरु के येलो और वाइट कलर के खूबसूरत कुर्ते पैजामे के साथ परफेक्ट सूट होता है। अरु अपनी बाकी की चीज़ें भी ले लेता है जैसे उसकी वॉच, वॉलेट, रुमाल और फिर वो रूह के लिए उसके गोल्डन कलर की सैंडल निकालता है और उसे पहना भी देता है। रोह उसके फ़ोन में अपने कार्टून देखने में लगी हुई होती है और रोह को पूरी तरह से उसमें घुसा हुआ देख अरु उसे बिना डिस्टर्ब किए अपनी बाहों में उठाता है और उसे लेकर रूम से बाहर नीचे हॉल में आता है। जब वो नीचे आता है तब देखता है कि साक्षी और नीति हंस हंस कर बातें कर रहे हैं और उन्हें देख अरु उनसे कहता है, अरे वाह, क्या बातें हो रही है आप दोनों में, प्लीज़ हमें भी तो बताओ ना। अरु की बात सुन वो दोनों उनकी तरफ देखते हैं और अरु भी अभी रोह के हाथ से अपना फ़ोन ले लेता है। रोह अपनी पपी वाली शक्ल बनाते हुए अरु की तरफ देखती है। इस पर अरु रोह से कहता है, आप बहुत देर से देख रहे हो पर अभी नहीं, अभी शाम को देखना और अभी ब्रेकफास्ट भी करना है आपको। रोह को ये बात पता थी कि अरु उसके रोह के मामले में कोई भी रिस्क नहीं लेने वाला। इस बात को जानते हुए रोह अरु की बात सुनती है और जिद नहीं करती। तभी साक्षी और नीति भी उन दोनों के पास आकर बैठती है और साक्षी रोह से कहती है, अरे वाह, आप इस ड्रेस में कितने प्यारे लग रहे हो बेबी। तभी साक्षी अरु की तरफ देख उससे कहती है, मानना पड़ेगा अरु, एकदम परफेक्ट ड्रेस सिलेक्ट किया है तुमने अपनी प्रिंसेस के लिए। साक्षी अपनी एक आंख से थोड़ा काजल अपनी एक उंगली में लेती है और रोह की कान के पीछे एक छोटा सा डॉट बनाते हुए कहती है, किसी की भी नज़र ना लगे मेरी बच्ची को। तभी नीति रोह से पूछती है, आपके बाल क्यों ऐसे बिखरे हैं परी।
इस पर रो एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहती है, मुझे ना आज एक बहुत अच्छी सी हेयर स्टाइल बनानी है, तो आप मुझे बना दोगे भाभी? रो की बात सुनते ही नीति मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल, आप चलो मेरे साथ आज ना, भाभी आपको बहुत अच्छी वाली हेयर स्टाइल बना देगी। नीति रो के साथ उसके रूम की तरफ जाती है और जब नीति अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाती है तब वो दोनों देखती है कि रूम में कोई नहीं होता। तभी उन्हें बाथरूम में से कुछ आवाज़ें आने लगती है और उन आवाज़ों को सुन नीति रो से कहती है, शायद आपके भैयू नहा रहे हैं तो हम उन्हें उनका काम करने देते हैं और तब तक मैं आपके बाल बना देती हूँ, आओ। इतना कहकर नीति रो को बेड के पास एक बहुत ही सॉफ्ट सी कारपेट पर बिठाती है और खुद उसके पीछे बेड के कोने पर बैठ जाती है। नीति बहुत धीरे धीरे रो के बालों को कॉम्ब करना शुरू करती है और इन सब में नीति इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि वो रो को तकलीफ ना दे। इतने में ही पार्थ बाथरूम से बाहर आता है और उन दोनों का ध्यान पार्थ की तरफ जाता है जो अभी उनके आगे सिर्फ टॉवल में खड़ा होता है। रो के लिए पार्थ को यू टॉवल में देखना कोई नई बात नहीं थी क्योंकि इतने समय में उसे इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी थी। उसने इतने दिनों में पार्थ और साथ में राघव को भी ना जाने कितने बार टॉवल पर देखा होगा। रो पार्थ की तरफ देख अपना प्यारा सा फेस बनाती और उससे कहती है, भैयू आप तो अब तक रेडी भी नहीं हुए और देखो मैं तो फटाफट रेडी भी हो गई। मैं बहुत स्मार्ट हूं ना। रो की बात सुनकर पार्थ और नीति दोनों के चेहरे पर मुस्कान आती है और पार्थ रो के पास आता है और उसके माथे पर किस करते हुए रो से कहता है, हाँ भैयू की प्रिंसेस आप बहुत स्मार्ट हो और आज मेरी डॉल बिल्कुल एक रियल डॉल की तरह लग रही है इस प्यारे से ड्रेस में। रो पार्थ के एक गाल पर किस करते हुए उससे कहती है, थैंक यू भैयू, अभी आप भी जल्दी से रेडी हो जाओ। रो की बात सुन पार्थ रो के सामने अपना सिर झुकाते हुए कहता है, आपका हुक्म सर, आंखों पर मेरी जान। इतना कहकर पार्थ अपने क्लोजेट रूम में चला जाता है और इधर नीति रो की प्यारी सी चोटी डालते हुए उससे कहती है, बहुत नॉटी होते जा रहे हो आप बेबी। पर कोई बात नहीं, आपकी ये सारी शैतानियां झेलने के लिए हम सब हैं ना, यहाँ तो करो आप मस्ती, बट इन सब में एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि कभी खुद को हटो, ऐसी शरारत नहीं करना क्योंकि आपको पता है ना कि यहाँ सब आपसे कितना प्यार करते हैं। जान हो आप हम सब की, अगर आपको इतना सा भी कुछ हुआ तो यहाँ सब की जान निकल जाएगी। नीति की बात सुनते ही रो नीति की तरफ देखती है और उसे अपनी क्यूट सी स्माइल देते हुए उससे कहती है, आप टेंशन मत लो भाभी, मैं ना अपना पूरा ख्याल रखूंगी। पहले ना मेरे पास कोई भी नहीं था जो मुझे ये कहता, इसीलिए मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया, बट अभी मुझे पता है कि मेरे पास इतने सारे लोग हैं जो मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं तो उनके लिए मुझे मेरा ध्यान भी तो रखना पड़ेगा ना, वरना वो अकड़ू और खड़ूस डॉक्टर मुझे बहुत बहुत डांटेंगे और कोई भी उनको नहीं रोकेगा। मुझे उनकी गंदी वाली डांट नहीं खानी तो मैं केयरफुल रहूंगी, और वैसे भी मेरे लिए आप सब तो हो ना, तो फिर मुझे नहीं करनी अपनी केयर है। रो की बात सुन नीति बहुत ही धीरे से पहले रो के एक गाल पर मारती है ऐसे मजाक मजाक में, और फिर नीति रो के उसी गाल पर एक किस करती है और उससे कहती है, बदमाश बच्चा, अच्छा देखो बन गई आपकी प्यारी सी हेयर स्टाइल, बताओ कैसी है। रो ड्रेसिंग टेबल के बड़े से आईने में अपनी हेयर स्टाइल देखती है और नीति पर टूट पड़ती है, उसे कसके गले लगाती है और कहती है, बहुत बहुत अच्छी भाभी, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। इतना कहकर वो नीति के गाल पर किस करती है तभी पार्थ वहां आता है और उन दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए अपना गला साफ करने लगता है। वो दोनों पार्थ की तरफ देखती है तभी पार्थ अपनी बच्चों वाली शक्ल बनाते हुए रो से कहता है, सारा प्यार क्या आप अपनी भाभी को देने वाले हो और भैयू का क्या, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता यहाँ। हाँ। इतना कहकर पार्थ अपना झूठा मुंह फुलाता है और बेड पर बैठ जाता है। उसको ऐसे देख नीति अपनी सड़ी सी शक्ल बनाती है और रो से कहती है, परी कुछ तो जलने की स्मेल आ रही है ना, कोई तो जल रहा है, आपको भी आ रही है क्या बेबी? तभी रो हंसते हुए नीति से कहती है, हाँ भाभी बहुत ज़्यादा आ रही है। इतना कहकर रो पार्थ की तरफ जाती है और उसकी गोद में बैठ जाती है और पार्थ भी झट से रो को उसकी कमर से पकड़ लेता है ताकि वो नीचे गिरे नहीं। रो पार्थ के एक थिक पर बैठी होती है और ऐसे ही वो अपने दोनों हाथ पार्थ के गले में डाल देती है और उसके एक गाल पर किस करते हुए उससे अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहती है, भैयू आप सैड मत होइए ना, देखो मैं हूं ना, और जब आपकी प्रिंसेस आपके पास है तो आप सैडी सैडी कैसे हो सकते हो। अभी चलो मुझे आपकी स्माइल दो जल्दी से, वरना मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी और फिर जब मैं भी सैड हो जाऊंगी तब सब आपको बहुत डांटेंगे और सबसे ज़्यादा तो अरू डांटेंगे। आपको उनसे डांट खानी है क्या, नहीं ना तो अभी हंसो ना। रो की प्यारी सी शक्ल देखकर और उसकी बातें सुनकर पार्थ से रहा नहीं जाता और वो हंसने लगता है और उसके साथ साथ नीति भी हंसती है। पार्थ रो की नाक खींचते हुए उससे कहता है, इतने प्यारे से बच्चे से भला कोई नाराज़ कैसे हो सकता है। आप ना सच में हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी ब्लेसिंग हो जिसके लिए हम बाबा जी को जितना भी थैंक्स करे वो कम है। पार्थ की बात सुन रो कुछ नहीं कहती, बस पार्थ के सीने से लग जाती है। तभी रो को कुछ याद आता है और वो अपने खुद के सिर पर धीरे से मारते हुए कहती है, धत तेरे की, मैं भी बहुत पागल और भुलक्कड़ हूँ। देखो कल मैंने जो साड़ी ली थी मम्मा के लिए वो तो मैंने उन्हें दी ही नहीं।
मॉर्निंग में अरु ने मुझे याद भी दिलाया था बट मैं फिर से भूल गई, पर अभी इससे पहले कि मैं फिर से भूल जाऊं मैं जल्दी से जाकर मम्मा को वो साड़ी दे देती हूँ, तब तक आप दोनों रेडी होकर आ जाओ। रो धीरे से पार्थ के गोद से नीचे उतरती है और एक आखिरी बार पार्थ और नीति के गालों पर किस करने के बाद वो रूम से भागते हुए बाहर की तरफ चली जाती है। उसे यूं भागता हुआ देख पार्थ पीछे से चिल्लाता है, प्रिंसेस दौड़ना नहीं बच्चे, गिर जाओगे ना आप। पर पार्थ की बात ना सुनते हुए रूह अपने रूम की तरफ भागती है और इधर नीति पार्थ से कहती है, ये लड़की कभी नहीं सुनेगी, बस अरु की बात सुनती है, वो भी तब जब वो सख्ती दिखाता है। बहुत शैतान होते जा रही है हमारी बेबी पार्थ। चैप्टर 43 अरु की घबराहट। रो पार्थ की बातों को अनसुना करते हुए दौड़कर अपने रूम में आती है और अपने क्लोजेट रूम से वो साड़ी वाला बैग लेकर नीचे जाती है। जब रूह नीचे आती है तब उसका ध्यान राघव और अरु पर पड़ता है जो कुछ बातें कर रहे होते हैं। वो साक्षी की तरफ देखती है जो सर्वेंट्स को ब्रेकफास्ट टेबल पर सेट करने का ऑर्डर दे रही होती है। उतने में ही पार्थ और नीति भी रेडी होकर उनके रूम से नीचे आते हैं और तभी रूह साक्षी की तरफ आते हुए उससे कहती है, मम्मा। साक्षी रूह को देखती है और उसे गले से लगाते हुए उससे पूछती है, हाँ मम्मा का बेबी, बोलो क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको। रूह के हाथ में वो साड़ी वाली बैग देखकर अरु के चेहरे पर स्माइल आती है तो वही दूसरी तरफ राघव कंफ्यूजिंगली रूह की तरफ देखता है। रूह साक्षी के तरफ देखते हुए उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देती है और कहती है, ये देखो मैंने कल आपके लिए क्या लाया। इतना कहकर रूह वो बैग साक्षी को पकड़ा देती है और साक्षी पहले रूह की तरफ देखती है और फिर उन तीनों, पार्थ, नीति और अरु की तरफ जो उसे सिर्फ स्माइल दे रहे होते हैं। साक्षी वो बैग खोलती है और फिर उसमें से वो बेहद ही खूबसूरत साड़ी बाहर निकालती है। वो साड़ी देखते ही साक्षी के चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल आती है और राघव भी खुश हो जाता है। साक्षी रूह की तरफ देखते हुए उससे कहती है, साड़ी, वो भी इतनी प्यारी, ये आप मेरे लिए लाए बेटा। रूह अपना सिर हाँ में हिलाती है, थैंक यू सो मच माय प्रिंसेस, ये बहुत प्रिटी है। तभी रूह साक्षी से कहती है, मम्मा मुझे पता है कि आप बहुत एक्सपेंसिव कपड़े पहनते हो और उसके हिसाब से ये 30,000 की साड़ी कुछ भी नहीं है। इससे पहले कि रूह आगे कुछ बोलती साक्षी रूह को अपने सीने से लगाती है और फिर उसका एक गाल पकड़ते हुए कहती है, बेबी आपने अभी जो कहा वो सब सच है, बट मैं आपको एक बात बताऊं तो ये 30,000 की साड़ी भी मेरे लिए मेरे लाखों की साड़ियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कीमती है। आपको पता है क्यों? रूह साक्षी के तरफ देखती है और साक्षी उसके माथे पर किस करते हुए कहती है, क्योंकि ये मेरी बेटी का सबसे पहला गिफ्ट है उसके मम्मा के लिए, और किसी भी पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे का हर एक तोहफा सबसे अनमोल होता है, फिर उसकी कीमत चाहे कितनी ही क्यों ना हो। अभी रही बात इस साड़ी की, तो ये सच में बहुत सुंदर है, बट परी आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से बेटा? तभी अरु पीछे से साक्षी से कहता है, मैंने दिए आंटी। क्यों, अपनी प्रिंसेस के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना मैं। इस पर राघव अरु से कहता है, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तभी राघव अपनी झूठी उदास शक्ल बनाकर रूह की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, पर मैं प्रिंसेस से नाराज हूँ। उसने अपनी मम्मा के लिए देखो इतनी प्यारी सी साड़ी लाए और पापा के लिए कुछ भी नहीं, दिस इज़ नॉट फेयर ना यार, मुझे भी कुछ चाहिए। रो राघव की बात सुनती है और उसे सच में बहुत बुरा लगता है कि उसने अपने पापा के लिए कुछ भी नहीं लाया। तभी रूह धीरे से राघव के पास जाती है और उससे कहती है, आई एम सॉरी पापा, मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं लाया और उसके लिए आपकी बेबी बहुत सॉरी है। आपको भी गिफ्ट चाहिए ना मम्मा की तरह, तो आप मुझे बता दो कि आपको क्या चाहिए, मैं आपको ला दूंगी पक्का। इस पर राघव रूह से कहता है, सच में आप मुझे जो मैं आपसे मांगूंगा वो दोगे? रूह बच्चे की तरह अपना सिर ऊपर से नीचे हिलाती है। तभी राघव रूह की तरफ देख उससे हंसते हुए कहता है, मुझे ना आपसे वो गिफ्ट चाहिए जिसकी कीमत लाखों करोड़ों से भी ज़्यादा है। राघव की बात सुनकर सब लोग उसका मतलब समझ जाते हैं, पर रूह को समझ में नहीं आता और वो राघव की तरफ देखते हुए मासूमियत से उससे कहती है, पर मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, आप बताओ, मैं आपको कैसे भी करके वो गिफ्ट ला कर दूंगी। तभी राघव धीरे से रूह को अपनी तरफ खींचते हुए उससे कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे वो गिफ्ट अभी चाहिए, और वो गिफ्ट है। रूह के दिल की धड़कन एक एक सेकंड के साथ तेज होते जाती है और तभी राघव रूह से हंसते हुए कहता है, आपका एक प्यारा सा हग और आपकी मैजिकल किस्सी, बस। आपको क्या लगा था कि मैं सच में आपसे कुछ इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट लूँगा? नो पापा की जान, मेरे लिए तो आप ही मेरा सबसे एक्सपेंसिव और प्रीशियस गिफ्ट हो। तो अभी बताइए प्रिंसेस, क्या मुझे मेरा गिफ्ट मिल सकता है? रो बिना कुछ बोले झट से राघव के दोनों गालों पर किस कर देती है और उसके सीने से लगते हुए उससे कहती है, यू व प्रिंसेस लव यू सो मच पापा। इस पर राघव भी रो के माथे पर किस करता है और उससे कहता है, पापा अल्सो लव हिज बच्चा वेरी मच। तो अभी चले, देखो आपके भैयू भाभी भी आ गए, तो हम ब्रेकफास्ट करते हैं। हमें आपके इस छोटू टमी को भी तो फील करना है ना। रो राघव के इस बात पर हंसते हुए अपना सिर हिलाती है, पर अरु के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट होती है जो पार्थ नोटिस करता है। पार्थ तभी कुछ नहीं कहता, बट अपने ही मन में वो अरु की तरफ देख सोचता है, डैड ने जब परी के टमी को फील करने वाली बात की तब अरु के फेस के एक्सप्रेशन ऐसे एकदम से बदल क्यों गए? उसके चेहरे पर किस बात का डर दिख रहा है? कहीं इसका कनेक्शन प्रिंसेस से तो नहीं? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे अरु से बात करनी होगी, उससे पूछना होगा, बट अभी नहीं।
यहाँ सब है ऐसे तो सब के सब घबरा जाएंगे। एक काम करता हूँ, गुरुद्वारे से वापस आने के बाद पूछता हूँ। हाँ ये ठीक होगा। इतना कहते ही वो अरु की तरफ देखता है जो अभी रू से बातें कर रहा होता है जो राघव के पास बैठी हुई होती है। तभी साक्षी उन सब से कहती है, चलो सब, इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। वो सभी आते ही होंगे। साक्षी की बात सुनकर सब डाइनिंग टेबल की तरफ आते हैं और रो राघव और अरु के बीच में बैठती है क्योंकि उसको खाना खिलाना किसी बड़े टास्क से कम नहीं होता और हमारे प्रिंसेस को खाना खिलाना सिर्फ राघव और अरु के बस की बात है, वरना दूसरा उसको मनाते मनाते थक जाएगा, बट वो शैतान एक निवाला भी नहीं खाएगी। जब सर्वेंट्स उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व करने वाले होते हैं तभी अरु उनसे कहता है, परी और मेरे लिए सिर्फ एक ही प्लेट लगाओ। अरु की बात सुन सर्वेंट्स उन दोनों के लिए एक ही प्लेट लगाते हैं जिसमें आलू के पराठे, बूंदी का रायता और साथ में मैंगो का जूस होता है। अरु रूह को खाना खिलाना शुरू करता है और साथ में वो भी खाता है और बाकी सब भी अपना अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद रूह के नखरे चालू हो जाते हैं और वो अरु के तरफ देख अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए उससे कहती है, अरु बस मेरा टमी फुल हो गया, मुझे अभी नहीं खाना, आप खा लो। अरु अपना सिर हिलाते हुए रूह से कहता है, कितना खाया है आपने परी? बस 5-6 बाइट्स ने वाले। आपने ठीक से आधा पराठा भी फिनिश नहीं किया और इतने में ही आपका पेट भर गया बच्चे। नहीं, आपने आज पूरा पराठा फिनिश करना है। मुझे कुछ नहीं पता और अगर आपने अभी नो ना कहा ना तो आज मैं आपको आइसक्रीम भी नहीं खाने दूंगा। ... आपको खानी है आपकी आइसक्रीम, राइट? आइसक्रीम का नाम सुनते ही रूह की आंखें चमकने लगती है क्योंकि उसके दिमाग से आइसक्रीम वाली बात निकल चुकी थी जो अरु ने अभी उसे याद दिलाया। रूह झट से अपना सिर हाँ में हिलाती है और उसे देख अरु रूह से कहता है, खानी है ना तो उसके लिए आपको ये बचा हुआ पूरा पराठा खत्म करना होगा, तो अभी चुपचाप अपना मुंह खोलिए। अपने आइसक्रीम के लिए रूह अरु की बात मान जाती है और बिना किसी नखरे के अपना छोटा सा मुंह खोलती है और ऐसे ही वो सब अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सभी हॉल में बातचीत करते हुए बैठे थे और उतने में ही मल्होत्रा फैमिली ऋषि और सिया के साथ वहां आ जाते हैं और उन्हें देख नीति कहती है, अरे लो ये लोग भी आ गए। उन्हें देखकर रूह भागते हुए दादू और दादी के पास जाती है और उन दोनों को साथ में गले लगाती है। रूह को ऐसे भागते हुए देख अरु पीछे से रूह से थोड़ी ऊंची और सख्त आवाज में कहता है, परी आपने जस्ट अभी ब्रेकफास्ट किया राइट? तो खाना खाने के बाद कौन ऐसे भागता है बताओ मुझे? पता है कि टमी दुखता है फिर भी एक बात नहीं सुननी है हमें किसी की। अरु की बात डांट सुन रूह अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए दादू और दादी की तरफ देखती है और तभी दादू रूह के सिर पर हाथ रखते हुए उससे कहते हैं, बेटा वो ठीक बोल रहा है ना, आपको नहीं करनी चाहिए ऐसी भाग दौड़ जब आपको तकलीफ होती है। इस बार ठीक है पर अगली बार से ध्यान रखना वरना मेरे उस शेर से अरु आपको कोई नहीं बचा पाएगा। रोहा में अपना सिर हिलाती है और दूसरी तरफ पार्थ फिर एक बार अरु के एक्सप्रेशन नोटिस करता है जो बहुत ज़्यादा टेंशन वाले होते हैं। पार्थ के साथ साथ अभी ऋषि और वीर भी अरु के चेहरे के एक्सप्रेशंस पर ध्यान देते हैं और उसे इतना परेशान देख वो खुद सोच में पड़ जाते हैं। वो तीनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए होते हैं तभी उन्हें रूह की प्यारी सी आवाज़ अपनी तरफ खींचती है और वो रूह के तरफ देखते हैं। इधर रूह धीरे से अरु के पास आती है और अपने दोनों हाथों से अपने कान पकड़ते हुए अरु से कहती है, मैं सॉरी हूँ, मैं पक्का फिर से ऐसा नहीं करूँगी, बट प्लीज़ आप मुझसे गुस्सा मत हो, प्लीज़ प्रिटी प्लीज़। रूह की इतनी प्यारी सी रिक्वेस्ट सुनकर अरु का दिल बर्फ़ की तरह पिघल जाता है और वो रूह को अपने सीने से लगाते हुए उसके माथे पर किस करता है और उससे कहता है, इट्स ओके मेरी जान, बट आगे से ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? रूह अपनी पलकें झपकाती है और उसे देख अरु के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आती है पर उसकी आंखों में एक अजीब सा डर होता है। तभी रोहन उन सब से कहता है, अगर सबका हो गया हो तो चले, हमें लेट हो रहा है यार। सब हमें जवाब देते हैं और सब अपनी अपनी गाड़ियों में गुरुद्वारे के लिए निकलते हैं पर रूह तो अरु के साथ ही होती है। गाड़ी में रूह किसी चैटर बॉक्स की तरह बिना रुके बोले ही जा रही होती है पर अरु का ध्यान किसी और तरफ होता है जिसकी वजह से वो रूह की एक बात भी नहीं सुनता। कुछ ही देर में वो सब गुरुद्वारे पहुंच जाते हैं और अपनी अपनी गाड़ियों के बाहर आते हैं। अपने अपने जूते चप्पल निकालने के बाद सभी लेडीज़ अपने सिर पर उनका दुपट्टा या फिर साड़ी का पल्लू ले लेती है और सभी मर्द और लड़के उनका सिर उनके रुमाल से ढक लेते हैं। जब वो सभी अंदर जाकर गुरु ग्रंथ साहिब के आगे अपना माथा टेकते हैं तभी ना चाहते हुए भी अरु की आंखों से आंसू बहने चालू होते हैं और वो अपने मन में ही बाबा जी से प्रार्थना करता है, हे सच्चे पातशाह, हे वाहिगुरु, मैनू नहीं पता कि आप क्या खेल खेल रहे हो मेरे साथ, इस बच्ची के साथ ... इसके ज़िंदगी में तो जैसे मुसीबतों की कोई गिनती ही नहीं है, एक जाति नहीं तो दूजी दरवाजे पर दस्तक देने के लिए रेडी ही रहती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा जी की मैं क्या करूं। आज पहली बार मैं खुद को बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूं। जो बात आज सुबह मेरे आगे आई है वो कोई छोटी सी नॉर्मल बात नहीं है जो मैं या कोई और 2 दिन या 10-15 दिनों में भूल जाए। ... इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है उसकी रूह की आने वाली ज़िंदगी पर और मैं नहीं चाहता कि अभी उसके साथ कुछ भी बुरा हो। वो बच्ची अब तक जितना भी सह चुकी है वो बहुत है, अभी और नहीं। आप मुझे इतनी ताकत दो कि मैं उसे उसके हर एक तकलीफ से आज़ाद कर सकूं,
उसे एक नई जिंदगी दे सकूं। पता है मुझे कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, ना मेरे लिए और ना ही मेरे बेबी के लिए, पर मुझे ये करना तो होगा ना। इसमें मुझे आपके ब्लेसिंग की, आपके साथ की बहुत बहुत ज़रूरत है। बाबा जी प्लीज़ आप हमेशा मेरे साथ रहना और मेरे बच्चे को हमेशा प्रोटेक्ट करना, उसकी हिफाजत करना। इतना कहकर अरु जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेता है ताकि कोई उसके आंसू देखे नहीं, पर जब वो चुपके से अपने आंसू साफ कर रहा होता है तभी अचानक से माही का ध्यान उस तरफ जाता है और अरु को अपने आंसू पोंछते देख माही एक पल के लिए वही चौंक जाता है कि उनकी माही और वीर की जान बसती है अरु में। भले ही अरु इतना बड़ा और काबिल है कि खुद को संभाल सकता है, पर आज भी उन दोनों भाइयों के लिए अरु उनका छोटा सा बेबी बॉय, बेबी ब्रदर है जिसकी आंखों में वो एक आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरु को ऐसे देख माही डर जाता है और वहां खड़े वीर से कहता है, भाई अरु रो रहा था, मैंने देखा अभी कि उसकी आंखों में आंसू थे, बट उसने जल्दी से साफ कर लिए ताकि किसी का ध्यान ना जाए। कुछ तो गड़बड़ है भाई। तभी ऋषि पार्थ के साथ पीछे से आते हुए माही और वीर से कहता है, हाँ मुझे भी डाउट आ रहा है भाई, क्योंकि जब से मैं आया हूं ना तब से देख रहा हूं कि अरु बहुत परेशान सा लग रहा है। वो किसी को ये बात बता नहीं रहा, बट उसके चेहरे पर यह साफ साफ दिख रहा है जिसे हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तभी पार्थ वीर से कहता है, मुझे ना 110% यकीन है भाई कि हो ना हो ये पक्का प्रिंसेस से रिलेटेड है, क्योंकि जितना हम सब अरु को जानते हैं वो कभी किसी सिचुएशन में घबराता नहीं बल्कि किसी पहाड़ की तरह खड़ा रहता है। बट जब बात परी की आती है वो नहीं संभाल सकता। हम सब जानते हैं ना कि कितना ज़्यादा सेंसिटिव है वो प्रिंसेस के मामले में। अगर बेबी को एक छोटी सी छिंक भी आ जाती है तो कैसे डर जाता है अरु। मुझे सच में डर लग रहा है, प्रिंसेस के लिए भी और अरु के लिए भी। इस पर वीर उन तीनों की तरफ देख उनसे कहता है, कोई बात तो है जिसके बारे में हमें अरु से पूछना ही होगा, क्योंकि जब तक वो हमें नहीं बताएगा हमें पता नहीं चलेगा और ऐसे अकेला अंदर ही अंदर टूटता रहेगा मेरा बच्चा अरु। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता और ना ही प्रिंसेस को तकलीफ में देख सकता हूँ, दोनों ही मेरे लिए मेरी जान से बढ़कर है। हम एक काम करते हैं, घर जाने के बाद अरु से शांति और ठंडे दिमाग से बात करते हैं। अभी परेशान है वो, तो ऐसे में उससे कुछ भी पूछना गलत होगा, वो कुछ भी नहीं बताएगा हमें, और अगर घर में पता चल गया तो सबको भी टेंशन होगी, वो अलग। तो अभी के लिए शांत रहो एंड यू गाइज प्लीज ट्राई टू एक्ट नॉर्मल, वरना सबको हम पर शक हो जाएगा, ठीक है। वो तीनों अपने अपने चेहरे पर हल्की पर झूठी सी स्माइल लाते हैं और वहां से दूसरी तरफ चले जाते हैं और वीर भी नॉर्मल झूठा होता है और सबकी तरफ जाता है। चैप्टर 44 अरु का डाउट, शक धीरे धीरे सच हो रहा है। रो एक जगह पर बैठी हुई होती है, तभी अरु उसके पास आता है और उससे कहता है, प्रिंसेस आप अपना राइट हैंड आगे करो, मुझे ये कलावा बांधना है। अरु की बात सुनते हुए रो झट से अपना हाथ आगे करती है और अरु उसके हाथ में वो कलावा बांध देता है और उससे कहता है, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा सभी बुराइयों से, बाबा जी की ब्लेसिंग्स है इसमें। इतना कहकर वो रूह के माथे पर किस करता है। तभी रोहन उन सब का ध्यान खींचते हुए उनसे कहता है, बच्चों क्यों ना हम थोड़ा और वक्त यहाँ बिताए। हम सब तो रोज अपने अपने कामों में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि हमें किसी और बात का ध्यान ही नहीं रहता। आज जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना थोड़ी सेवा करें, इसी बहाने हमारा हाथ भी लग जाएगा बाबा जी के कामों में। सभी लोग भी रोहन की बातों से सहमत होते हैं। तभी अरु दादू दादी और रूह की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, ओके तो हम सब लंगर में चलकर हाथ बटाते हैं, पर दादू दादी परी और अंशु के साथ यही रहेंगे। अरु की बात सुनते ही दादू अरु से कहते हैं, ओए खोते दे पुत्र, तू मैनू बूढ़ा बीमार इंसान समझ रहा है क्या। तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अभी भी तुम सब बच्चों से कहीं ज़्यादा फिट एंड हेल्दी हूँ। हाँ या बड़ा मुझे रोकने वाला। दादू की बात सुन अरु अपनी आंखें घुमाता है और कहता है, ओके फाइन, आपसे कोई नहीं जीत सकता। आप और दादी करो पर प्रिंसेस नहीं करेगी एंड इट्स फाइनल, अभी मुझे इस पे कोई और बहस नहीं करनी। अरु का फाइनल डिसीजन सुनते ही रोह अपना क्यूट सा फेस बनाती है और उसे देख रिया रोह से कहती है, कोई बात नहीं बेबी, आप तब तक मेरे इस नॉटी बॉय के साथ खेलो, वैसे भी इसने मुझे कुछ भी नहीं करने देना है, तो क्या आप इसे देखोगे। इस पर रोह झट से रिया से कहती है, हाँ भाभी आप बिना किसी टेंशन के जाओ, मैं हूं ना अंशु के साथ। तभी रोह रिया से अंश को अपनी बाहों में लेती है और उससे कहती है, अंशु खेलेगा ना मासी के साथ, आप ना मम्मा को जाने दो, हम दोनों मिलकर बहुत सारी मस्ती करेंगे ओके। रोह की बात सुनते ही अंश भी हंसने लगता है और तभी साक्षी रिया से कहती है, रिया डोंट वरी बेटा, अंश की तो फेवरेट है प्रिंसेस, वो परेशान नहीं करेगा परी को, तुम उसकी चिंता मत करो। रिया और बाकी सब भी साक्षी की बात से सहमत होते हैं। तभी अरु रोह के पास आता है और उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, बेबी ज़्यादा मस्ती नहीं करना। और अरु छोटे से अंश की तरफ देखता है जो अभी रोह के गाल अपने छोटे से हाथ से थपथपा रहा है। अरु अंश की बैक पर किस करता है जिसकी वजह से अंश अरु की तरफ देखता है और तभी अरु उससे कहता है, अंशु मासी को परेशान नहीं करना आप, और गुड बॉय बनके रहना वरना चाचू डांटेंगे अंशु को। अंश अरु की तरफ देख मुस्कुराता है और अरु अंश के गालों पर किस करते हुए उससे कहता है, चाचू का बेबी। इतना कहकर वो जॉन की तरफ जाता है जो वही रूह के पीछे खड़ा होता है और अरु जॉन से अपनी सख्त आवाज़ में कहता है, ध्यान रखना दोनों का, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इन्फॉर्म मी इमीडिएटली।
अगर दोनों में से किसी एक को भी कोई तकलीफ हुई तो मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना है, याद रखना। इस पर जॉन अपनी नज़रें नीचे करते हुए अरु से कहता है, डोंट वरी अरहान, सिर्फ प्रिंसेस और अंश बाबा को कुछ नहीं होगा। मैं खुद इस बात का ध्यान रखूंगा। तभी अरु जॉन से थोड़ी सॉफ्ट आवाज़ में कहता है, आई ट्रस्ट यू जॉन, इसीलिए मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ। इतना कहकर वो एक आखिरी बार रूह और अंश के माथे पर किस करता है और वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है जहाँ लंगर चल रहा होता है। वो सभी लंगर में खाना परोसने में लग जाते हैं तो वही दूसरी तरफ रूह अंशु के साथ खेलने में बिजी हो जाती है। अंश भी रूह को ज़्यादा परेशान नहीं करता और उसके साथ खेलता है, आखिरकार रूह भी तो दिल से एक बच्ची ही है। जॉन और उसके साथ 2-3 गार्ड्स रूह और अंश की देखभाल के लिए वहाँ पर होते हैं जो उन दोनों पर अपनी कड़ी नज़र बनाए होते हैं। 1.5 घंटे बाद जब सब लोग उनकी तरफ आते हैं तब वो सब एक बहुत ही प्यारा सा नज़ारा अपनी आंखों के आगे देखते हैं। वहाँ रूह जॉन की गोद में उसके सीने से लगकर सोई हुई होती है और छोटा सा अंश रूह की गोद में सोया हुआ होता है। जॉन ने उन दोनों को ही बहुत संभाल के अच्छे से पकड़ा हुआ होता है और सोते हुए वो दोनों ही बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। रूह को जॉन की गोद में देखकर किसी को भी जॉन पर गुस्सा नहीं आता और ना ही अरु अपने शैतानी रूप में आता है, क्योंकि जॉन अरु का पर्सनल बॉडीगार्ड होने के साथ साथ उसका दोस्त भी है जो अरु के साथ हमेशा उसके साए की तरह रहता है। रूह के लिए जॉन बिल्कुल उसके चारों भाइयों की तरह होता है और जॉन भी रूह के लिए उतना ही प्रोटेक्टिव है जितना बाकी सब। ये बात सबको पता है, इसीलिए रूह का जॉन के पास होने से उन्हें स्पेशली अरु को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अरु जॉन के पास आता है और रूह की तरफ देख जॉन से पूछता है, कब सोए ये दोनों जॉन? इस पर जॉन अरु को बताता है, कम से कम आधा घंटा हुआ है। अंश बाबा के साथ खेलते खेलते प्रिंसेस सो गई और फिर अंश बाबा भी उनकी गोद में सो गए। तभी अरु बहुत धीरे से अंश को रिया की बाहों में देते हुए रिया से कहता है, लीजिए भाभी, संभालिए आपके छोटे शैतान को और मैं मेरे शैतान को देखता हूँ। इसे रूह उठाना होगा, ना कुछ खाया नहीं है इसने। तभी अरु जॉन की तरफ देख उससे कहता है, थैंक्स यार इन दोनों का ध्यान रखने के लिए। अरु की बात सुनते ही जॉन अरु से थोड़ा हंसते हुए, जो बिल्कुल दुर्लभ है, कहता है, इट्स माई ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, प्लीज़ डोंट थैंक मी। तभी अरु जॉन और बाकी गार्ड से कहता है, जाओ तुम सब खाना खा लो। गार्ड्स अरु का ऑर्डर फॉलो करते हुए वहां से चले जाते हैं पर जॉन वही खड़ा होता है और उसे देख दादू उससे पूछते हैं, जॉन तू क्यों नहीं गया बेटा उनके साथ, तुझे भूख नहीं लगी और लंगर का खाना नहीं खाना क्या? अरे वो तो तेरा फेवरेट है ना। इस पर जॉन दादू से कहता है, जी दादू मुझे भूख लगी है और खाना भी खाना है पर मैं आप सबके साथ जाऊंगा। तभी अरु जॉन की तरफ देख उससे कहता है, चल मेरे भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता। जॉन सिर्फ हमें अपना सिर हिलाता है और अरु सब की तरफ देख उनसे कहता है, चलो गाइज हम भी खा लेते हैं। इतना कहकर अरु रूह को अपनी बाहों में उठाता है और वो सभी लंगर वाली साइड चले जाते हैं। जब वो सभी खाने के लिए नीचे एक लाइन में बैठते हैं तभी अरु रूह को अपने पास बिठाता है और उसके गाल पर धीरे से थपथपाते हुए उससे कहता है, परी उठो बच्चे, देखो थोड़ा सा खा लो फिर आप वापस सो जाना, मैं आपको उठाऊंगा नहीं बट अभी के लिए उठ जाओ। ये बाबा जी का प्रसाद है और प्रसाद को ना नहीं करते वरना उसका अपमान हो जाता है और मेरा बेबी गुड बेबी है तो वो ऐसे नहीं करेगा ना। अरु की बात सुन रूह धीरे से अपनी आंखें खोलती है पर उसकी आंखों में अभी भी नींद होती है जिसकी वजह से उसकी आंखें छोटी छोटी दिखती है। रूह अपने आसपास देखती है जहां सब लोग एक लाइन में बैठे हुए होते हैं और वो अरु के पास बैठी होती है। रूह के आंखें खोलते ही अरु उसे थोड़ा सा 2 घूंट पानी पिलाता है। पानी पीने के बाद रूह अरु को अपनी रुआसी शक्ल बनाते हुए कहती है, अरु टमी पेन कर रहा है मेरा। रूह की बात सुनते ही अरु का दिल बैठ जाता है पर वो खुद को संभालते हुए रूह से कहता है, आप ना बिल्कुल थोड़ा सा खा लो, फिर जब हम घर जाएंगे ना तब अरु देखेंगे कि आपका टमी क्यों आपको परेशान कर रहा है। ओके मेरा बेबी। रूह सिर्फ अपना सिर हिलाती है और कुछ ही देर में जब उन्हें खाने के लिए थाली दी जाती है तभी अरु उससे थाली परोसने वाले को कहता है, पाजी सिर्फ एक ही थाली दीजिए। वो अरु के कहने पर अरु और रूह को एक ही थाली देता है और कुछ देर बाद उन्हें खाना भी परोस दिया जाता है और लंगर के खाने में वहाँ गर्मा गर्म दाल, चावल, सब्जी, रोटी और अचार होता है। कड़ा प्रसाद उन्हें पहले ही दिया जाता है। अरु रूह की तरफ देख उससे पूछता है, बेटा क्या खाओगे आप? रूह अपने थाली की तरफ देखती है और अरु से कहती है, सिर्फ दाल और चावल। अरु अपना सिर हिलाता है, रूह को अपने हाथ से दाल और चावल खिलाने लगता है क्योंकि वहाँ कोई चम्मच नहीं होता जिससे वो रूह को खिला सके, वैसे भी दाल चावल चम्मच से खाने की चीज़ नहीं है क्यों। रूह बड़ी मुश्किल से सिर्फ 3-4 निवाले खाती है और फिर जब उसका पेट भर जाता है तब वो अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए अरु से कहती है, हो गया अरु। अरु उसकी तरफ देखता है और फिर पानी का ग्लास उसके मुंह के आगे लाते हुए उससे कहता है, अच्छा ठीक है आप पानी पिलो। अरु उसे पानी पिलाता है और अपने एक हाथ से उसका मुंह साफ करता है और तभी अरु रूह से कहता है, बेबी आपको सोना है, मैं चलूँ आपके साथ? इस पर रूह अरु से कहती है, हाँ सोना है पर आप पहले खाना खाओ, मैं तब तक आपके पास हूँ और प्लीज़ मेरे लिए आप आधे पेट खाना नहीं खाना वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगी। रूह का ऑर्डर सुनकर अरु रूह से कहता है, ओके मेरी जान, जब तक मेरा पेट नहीं भर जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूँगा।
अरु रो को अपनी एक बाह में पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से वो खाना खाता है और रो भी अरु के लेफ्ट साइड में होती है तो अरु को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जब तक अरु का खाना होता है तब तक रो अरु के कंधे पर अपना सिर रखते हुए सो चुकी होती है। अरु जब उसे देखता है वो थोड़ा परेशान होता है क्योंकि अरु को हाथ धोने के लिए अपनी जगह से उठना था पर उसे फिर से रो की नींद खराब नहीं करनी थी। अरु ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसका ध्यान रोहन पर जाता है जिसका खाना भी हो गया था और वो अपने हाथ भी धोकर आया था। तभी अरु रोहन की तरफ देख उससे कहता है, डैड। अरु की आवाज़ सुन रोहन उसकी तरफ आता है और तभी अरु उससे कहता है, मुझे हाथ धोने के लिए उठना है, तब तक प्लीज़ आप बेबी को पकड़ोगे। अरु की बात सुन रोहन अरु से कहता है, अरे इसमें प्लीज़ कहने वाली कौन सी बात है, लाओ मैं संभालता हूँ मेरी डॉल को, तुम तब तक हाथ धोकर आ जाओ। इतना कहकर रोहन बहुत ही धीरे से सोते हुए रूह को अपनी गोद में उठाता है और हलचल की वजह से जब रूह की नींद टूटने लगती है तभी रोहन रूह को अपने सीने से लगाते हुए उससे कहता है, स्लीप बेटा। रूह फिर से अपनी गहरी नींद में चली जाती है और इधर अरु भी अपने हाथ धोकर वापस आ जाता है और रोहन से कहता है, लाइए डेड परी को मुझे दे दीजिए। तभी रोहन अपना मुंह बनाते हुए अरु से कहता है, क्या यार अरु, हर बार तो ये तुम्हारे पास ही रहती है ना, तो अभी थोड़ी देर के लिए रहने दो ना इसे मेरे पास। देखो कितने अच्छे से सोई है ये मेरी गोद में। रोहन को ऐसे बच्चों जैसी जिद करते हुए देख अरु उससे कहता है, ठीक है बाबा, जब तक सबका खाना नहीं हो जाता आप पकड़ो इसे, फिर इसे तो मेरी गोद में ही आना है। तभी अचानक से अरु का ध्यान रूह की पेट के तरफ जाता है और वो बहुत धीरे से उसकी पेट पर अपना हाथ घुमाता है। इस पर रोहन अरु से पूछता है, क्या हुआ अरु? अरु रोहन की तरफ देख उसे अपनी झूठी स्माइल देते हुए उससे कहता है, न नहीं कुछ भी तो नहीं। रोहन अरु की तरफ देखता है और इधर अरु अपने मन में सोचता है, गॉड परी के पेट पर तो स्वेलिंग सूजन है, मॉर्निंग में ये नहीं थी, इसका मतलब ये अभी हुई है। बाबा जी ऐसे धीरे धीरे करके तो मेरा डाउट यकीन में बदल रहा है। पहले बेबी के इनरेगुलर पीरियड्स और अभी इसका पेट दर्द और उस पे स्वेलिंग। मुझे जल्दी से चेक करना होगा, अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो हुआ तो। ये बात सोचते ही अरु अंदर से पूरी तरह से डर जाता है और दूसरी तरफ रोहन अरु के तरफ ही गौर से देख रहा होता है क्योंकि भले ही अरु रोहन को ना बताए पर शायद अपने डर में अरु ये बात भूल गया था कि रोहन अरु का डैड है जो अपने बेटे के रग रग से वाकिफ है। थोड़ी देर में ही वो सब भी वहां आ जाते हैं और रूह को रोहन की गोद में सोया हुआ देख नीति साक्षी से कहती है, देखो मम्मा ये लड़की तो फिर से सो गई। मम्मा पिछले 2 दिनों से परी बहुत ज़्यादा नहीं सो रही है। इससे पहले कि साक्षी कुछ कहती दादी नीति से कहती है, कोई गल नहीं नीति पुत्र, बढ़ती बच्ची है और ऊपर से दिन भर खेलती कुदती रहती है तो थकान की वजह से नहीं होती होगी उसकी नींद पूरी, सोने दो उसे। सब दादी की बात से सहमत होते हैं पर अरु किसी और ख्यालों में खोया हुआ होता है और वो चारों वीर, माही, पार्थ और ऋषि अरु की तरफ ही देखते हैं जो अभी दादी की बात से बिल्कुल अनजान अपने ही दुनिया में खोया हुआ था और उसने रूह का एक हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। पार्थ उन तीनों की तरफ देखते हुए उन्हें अपनी आंखों से कुछ इशारा करता है और तभी वीर अरु की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है, अरु चले घर। पर अरु का ध्यान बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं होता जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कहता। सब अरु की तरफ देखते हैं और उसे पहली बार अपने ही ख्यालों में इतना खोया हुआ देखकर वो सब थोड़ा हैरान हो जाते हैं उन चारों को छोड़कर। तभी वीर अरु को हल्के में हिलाता है जिसकी वजह से अरु अपनी दुनिया से बाहर आता है और वीर की तरफ देख उससे पूछता है, जी भाई कुछ कहा आपने? इस पर पंखु अरु से कहती है, अरु भाई ने पूछा कि घर चले क्या, पर तुमने सुना नहीं, ऐसे किन ख्यालों में खोए हुए थे तुम? अरु अपनी जगह से उठते हुए कहता है, कहीं तो नहीं भाभी। अरु वीर की तरफ देख उससे कहता है, सॉरी भाई मेरा ध्यान नहीं था, चलिए चलते हैं घर, बेबी भी सो गई है एंड वी नीड टू मेक हर स्लीप प्रॉपरली ऑन बेड। तभी अरु रोहन की तरफ देख उससे कहता है, लाइए डेड प्रिंसेस को और आप सब भी चलिए। रोहन बहुत धीरे से रूह को अरु के पास देता है और अरु उसे लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है और बाकी सब भी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के एम के लिए निकलते हैं। चैप्टर 45 अरु ने बताया फैमिली को सच। रूह और अरु के कहानी की तरफ। अरु रूह के साथ केएम पहुंचता है और बाकी सब भी उसके पीछे से आते हैं। अरु बिना किसी की राह देखे गाड़ी से नीचे आता है और जॉन मेन डोरबेल बजाता है जिसकी वजह से अंदर से एक सर्वेंट दरवाजा खोलता है। जैसे ही सर्वेंट दरवाजा खोलता है अरु सोई हुई रूह को लेकर ऊपर उसके रूम की तरफ चला जाता है और जॉन नीचे ही खड़ा रहता है। तभी बाकी सब भी अंदर आते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। कुछ सर्वेंट्स उन्हें पानी देते हैं और इधर रूह के रूम में आने के बाद अरु धीरे से रूह को बेड पर सुलाता है और उसके पैरों से उसकी सैंडल निकालता है। अरु रूह की कुर्ती ऊपर कर उसका पेट देखता है जिस पर अभी काफ़ी स्वेलिंग होती है। अरु बहुत हल्के हाथ से रूह के पेट को रब करता है पर गहरी नींद में भी रूह दर्द की वजह से कराहने लगती है जिसे देख अरु को और ज़्यादा डर लगता है। अरु रूह के माथे पर किस करता है जिसकी वजह से वो शांत हो जाती है और अरु रूह की तरफ देख अपने आप से कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है परी के स्टमक पर। आई नीड टू चेक हर एंड कुछ टेस्ट भी करने होंगे बेबी के। अरु रूह के माथे से अपना माथा जोड़ते हुए उससे कहता है, कुछ नहीं होगा मेरी जान आपको।
आई विल मेक श्योर कि आप पूरी तरह से रिकवर करो और इसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़े, जैसी भी ट्रीटमेंट करनी पड़े मैं करूँगा, बट आपको पूरी तरह से ठीक होना ही है मेरे लिए। डरना नहीं अरु, है ना आपके साथ मेरा बेटा। बातें करते वक्त अरु की आंखों में आंसू आते हैं, पर वो जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेता है और खुद से कहता है, नो यू कांट क्राई लाइक अ बेबी अरु। नाउ यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर यूवर दिस लिटिल लव रो। नहीं रो सकता तू, और कमज़ोर तो बिल्कुल भी नहीं होना है तुझे, बट कैसे देखूंगा मैं अपने बच्चे को इतनी तकलीफ में। उसके आंसू देखकर ही मेरी जान निकालने लगती है, तो जब वो तकलीफ और दर्द की वजह से तड़पेगी, चीखेगी, तो कैसे बर्दाश्त करूंगा मैं। क्यों बाबा जी, क्यों इतना टेस्ट ले रहे हो आप मेरा? मैं तो कभी पहले किसी के लिए भी इतना नहीं रोया, ना ही तड़पा हूं, पर अभी क्यों तड़पा रहे हो आप मुझे? मेरी खुशी मेरे बच्चे में है, तो आप उसे क्यों चैन से नहीं रहने देते? प्लीज़ मत करो ना। इतना कहकर अरु रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वो अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, आपको मेरा टेस्ट लेना है, ना कि मैं इस काबिल हूं या नहीं, तो बेशक आप लो, पर मैं हार बिल्कुल भी नहीं मानूंगा कि उनकी हारना अरहान मल्होत्रा के खून में ही नहीं है। मैंने सुना था कि प्यार करने वालों को बहुत तकलीफें सहनी पड़ती है, और ठीक उसी तरह मैंने ये भी सुना था कि प्यार में बहुत ताकत होती है। मैं हर एक पल मेरे बेबी के साथ रहूंगा, उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा और ना ही मेरी प्रिंसेस को कुछ होने दूंगा। इतना कहकर वो रूह के माथे पर एक लंबी और डिप किस करता है और रूम से बाहर आता है। अरु नीचे आकर देखता है कि सब लोग वहां बैठे हुए होते हैं, तभी उन लोगों का ध्यान अरु के चेहरे और स्पेशली उसकी आंखों पर पड़ता है जो अभी लाल हुई होती है। अरु को ऐसे देख दादू अरु से पूछते हैं, अरु क्या हुआ बच्चे, तेरा चेहरा क्यों ऐसे लाल हुआ पड़ा है? तू रो रहा था? अरु झट से अपने चेहरे को अपनी दोनों हाथों से रब करता है और दादू से अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, नहीं तो दादू मैं कहाँ रो रहा था। तभी पार्थ अरु से थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है, ओह अच्छा, तो ये बात तुम दादू और हम सब की आंखों में देखकर बोलो ना, अपनी नजरें क्यों झुका रहे हो? फॉर द गॉड सेक अरु, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता तो ट्राई भी मत किया करो। मॉर्निंग से देख रहा हूं मैं कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान और खोए खोए हो, और मुझे पक्का यकीन है कि हो ना हो ये परी से रिलेटेड ही है। अरु देखो, हम सबसे छिपाने से कुछ नहीं होगा, वी अल्सो नीड टू कनो ना कि ऐसी क्या बात पता चली है तुम्हें जिसने तुम्हें अंदर से इतना परेशान कर दिया है। तभी पार्थ अरु के पास जाता है और उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए उससे कहता है, अरु मेरी बात सुनो बेबी। यहाँ हम सबको पता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो टू हैंडल एनी सिचुएशन अलोन, पर बेटा कई बार सब चीज़ें हम अकेले नहीं संभाल सकते और उसके लिए हमें किसी की ज़रूरत होती है। हमें पता है कि परी के मामले में तुम कितने ज़्यादा सेंसिटिव हो, तो ऐसे में तुम खुद ही बोलो कि कैसे संभालोगे परी को और खुद को भी। एक बात तुम भूल रहे हो कि यू हैव अस। जब तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी फैमिली है तो क्यों सब कुछ अकेले संभालना? अभी लाइक अ गुड बॉय टेल अस की क्या बात है? तुम्हें कुछ पता चला है प्रिंसेस के बारे में जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है? अरु सिर्फ अपना सिर हिलाता है और उसे देख सबका दिल बहुत तेजी से धड़कना चालू हो जाता है। पार्थ की भी सांसें अटक जाती है, पर वो खुद को संभालते हुए अरु से पूछता है, कब क्या पता चला है तुम्हें अरु? पार्थ की बातें सुनते ही अरु के सभी इमोशंस बाहर आ जाते हैं जो शायद उसने सुबह से बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके रखे थे। अरु बिना कुछ सोचे समझे पार्थ के गले से लग जाता है और बच्चों की तरह उसकी बाहों में रोने लगता है। अरु को ऐसे अचानक इतना ज़्यादा रोता हुआ देख सबके सब परेशान हो जाते हैं और अपनी अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं। वीर अरु की तरफ आता है और उसकी बैक को धीरे से रब करते हुए अरु से कहता है, बच्चे क्या हुआ? अच्छा शांत हो जा, देख सब है यहाँ। पार्थ और वीर दोनों मिलकर अरु को सोफे पर बिठाते हैं और सिया वीर को पानी से भरा हुआ ग्लास देती है, जो वीर अरु की मुंह की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहता है, ले थोड़ा सा पानी पिले। अरु ना में अपना सिर हिलाता है और इस पर वीर अरु को अपनी आंखें दिखाते हुए कहता है, मैंने बोला ना पानी पी। अपना फेस देखा है कैसे रो रो कर लाल हो गया है? एक बार भी तूने इस बारे में सोचा है कि परी ने तुझे अगर इस हालत में देख लिया तो वो क्या करेगी? नहीं देख पाती वो बच्ची तुझे रोता हुए। तेरा सिर्फ एक आंसू और उसकी सांसें अटक जाती है, पता है ना, पैनिक करने लगती है वो, तो फिर उसके लिए ही सही रोना बंद कर और बता क्या हुआ है, पर सबसे पहले ये पानी पी। वीर अरु को जबरदस्ती थोड़ा सा पानी पिलाता है और पार्थ अरु का आंसुओं से भिगा हुआ चेहरा साफ करता है। अरु वीर और पार्थ के बीच में बैठा हुआ होता है और सभी अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं, बट सबका पूरा ध्यान अरु की तरफ ही होता है। तभी दादू अरु से कहते हैं, अरु 10 पुत्र की गल है। अरु उन सब की तरफ देखता है और फिर उन्हें बताता है, वो आज सुबह ऐसे ही बातों बातों में मैंने बेबी को कुछ पूछा अबाउट हर स्टमक पेन एंड हर पीरियड्स। तब उसने मुझे बताया कि शी ऑलवेज हैव हर पीरियड्स इन रेगुलरली, और जो उसने मुझे बताया है अबाउट हर पेन एंड वेरी हैवी फ्लो, वो सब सुनने के बाद मुझे कुछ डाउट्स है। बेबी को बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है और अभी उसके पेट पर बहुत स्वेलिंग भी है, जिसे देखकर मुझे लगता है कि प्रॉब्लम रूह के पेट में नहीं उसके यूट्रस गर्भाशय में है। अरु की बात सुनते ही सबकी सांसें थम सी जाती है और अरु की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो सबसे कहता है, मैं ये बात ऐसी ही नहीं बता रहा हूँ।
मैं खुद एक गयनेक हूँ और जितना मुझे एक्सपीरियंस है उससे मैं ये यकीन के साथ बता सकता हूँ कि प्रॉब्लम बेबी के स्टमक में नहीं उसके यूट्रस में ही है। इतना कहकर अरु फिर से रोने लगता है। तभी ऋषि उन सब से कहता है, हाँ अरु इज़ राइट। मैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हूँ और जितना मुझे पता है परी के पेट की तकलीफ के वजह से उसे पीरियड्स में इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। 110% गड़बड़ बेबी के ओवरीज अंडाशय में ही है। तभी ऋषि अरु की तरफ देख उससे पूछता है, अरु तूने पूछा बेबी से कि उसे वजाइना में पेन होता है क्या? जरूरी बात, जैसे कि मैंने पहले ही ये बात क्लियर की थी कि अरु के गायनेकोलॉजिस्ट होने की वजह से वो ये सब बातें रूह से पूछ सकता है, ठीक उसी तरह ऋषि भी पूछ सकता है और ये सब सिर्फ रूह के फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है और इसका संबंध किसी भी सेक्सुअल चीज़ से नहीं है। तो मैं ये आशा करती हूँ कि किसी को भी इससे दिक्कत नहीं होगी। ऋषि की बात सुनने के बाद सब के सब अरु की तरफ उसका जवाब जानने के लिए देखते हैं। फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ है तो वो बस उनकी बच्ची है जो अभी बहुत तकलीफ में है। अरु ऋषि का सवाल सुनते ही उससे कहता है, हाँ ऋषि, मैंने पूछा था प्रिंसेस से और उसने मुझे बताया कि पीरियड्स में उसे वजाइना में भी बहुत पेन होता है और अभी भी परी के लोअर स्टमक पर स्वेलिंग है जहाँ उसका यूट्रस एंड ओवरीज है। मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है यार। याद है ना कैसी तड़पती है लेडीज बिकॉज ऑफ पेन, और ये तो हमारी छोटी सी जान है ऋषि। थोड़ा सोच, जब वो लेडीज अपने पेन को सह नहीं सकती तो मेरी छोटी सी बच्ची कैसे सहेगी यार, और उसे इतनी तकलीफ में देखकर मैं कैसे रहूँगा? नहीं होगा मुझसे।